नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल से बीजेपी उत्साहित, सीएम पुष्कर सिंह धामी का दावा, खुद की झोली में आएगी 5 सीटें। लोकसभा की 5 सीटों पर 4 जून को मतगणना, जिला मुख्यालयों पर काउंटिंग की पूरी तैयारी, नतीजों से पहले चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम। चारधाम यात्रा में फिर शुरू हुआ पंजीयन, इंतजार कर रहे तीर्थयात्रियों में छाई खुशी, सिस्टम की धीमी गति पर जताई नाराजगी। पर्यटन नगरी रानीखेत में उर्स मेले में हादसा, तेज हवा और तूफान में पेड़ गिरने से एक व्यापारी की मौत, घायल 9 लोग हायर सेंटर में किए रेफर, मची अफरा तफरी। और उत्तराखंड में आग से 1600 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित, इस बार 1175 मामले आए सामने, पेड़ पौधे और वन्य जीवों को हुआ नुकसान। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल में राज्य की 5 सीटें फिर से बीजेपी की झोली में आने की उम्मीद है। हालांकि 4 जून को मतगणना के बाद ही अंतिम परिणाम आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें भी एनडीए उससे ज्यादा सीट जीतेगा। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों में बीजेपी के सभी 5 प्रत्याशी दोगुने अंतर से जीतने जा रहे हैं। एनडीए और भाजपा को प्रचंड बहुमत दिखाया गया है और ये एग्जिट पोल उस दिन और आगे बढ़ेंगे जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा। और जैसे जैसे मतगणना प्रारंभ होगी ये आगे बढ़ते जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जीत भारत के मोदी जी के 140 करोड़ परिवारजनों की जीत है, उनकी नीति और नीयत की जीत है, गरीब कल्याण सुशासन की जीत है। जो उन्होंने देश के लिए अपना एक एक पल और एक एक क्षण लगाया है, ये उसकी जीत है। हम आज का एग्जिट पोल का सम्मान करते हैं और सिद्ध हो गया है कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का जो नारा जनता ने लगाया था वो सार्थक सिद्ध होगा। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की नीति को जनता का जनादेश प्राप्त हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार इस बार देश के अंदर बनने जा रही है। सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाएं, परिवारवाद एक हो जाए, तुष्टीकरण करने वाले एक हो जाएं, कुर्सी के लिए ईमान धर्म को त्यागने वाले एक हो जाएं, तो भी जनता ने अपनी मोहर देश के विकास को के लिए। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 4 जून को मतगणना होगी और ऐसे में तमाम तैयारियों के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। मतगणना के दिन सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि काउंटिंग सेंटर के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा का घेरा बनाया गया है, जिसमें स्टेट पुलिस, आर्म्ड पुलिस और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेगी। ऐसे में काउंटर सेंटर के अंदर उन्हीं व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी जिनके पास ऑथराइज्ड पास होगा। इन 5 लोकसभा सीटों पर सिर्फ एक ही चरण में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। चार जून को होने वाले मतगणना की जानकारी वोटर हेल्पलाइन ऐप की मदद से मतदाता घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। पल पल की जानकारी हेल्पलाइन ऐप पर अपडेट की जाएगी। मोबाइल में ऐप को डाउनलोड करने के बाद मतगणना से जुड़ी जानकारी 4 जून को मुहैया करवाई जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि वोटर हेल्पलाइन ऐप पर मतगणना से जुड़ी सभी जानकारी 4 जून को उपलब्ध करवाई जाएगी।
रही कि 2-3 बजे तक ईवीएम के रिजल्ट हम घोषणा कर दें, फिर उसके बाद पोस्टल बैलेट के साथ 4-5 बजे तक हम रिजल्ट हम पूरा स्टेट में हम बता देंगे। और जहां तक आपने बोला है कि देहरादून में यहां पर टेरी गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी का होगा और हरिद्वार की 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज का काउंटिंग यहां पर होगी। और इस बार रिजल्ट पूरा सॉफ्टवेयर में है। मैं आपको भी बताऊंगा, एक आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता को, एक वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उसमें एक इलेक्शन रिजल्ट्स करके एक आइकन है, उसमें वो दबाएंगे तो आपको जो सूचना मुझे जो मिलती है रियल टाइम पे, वो सूचना जनता के पास भी रहेगी। एक बहुत अच्छा सुविधा है और सब लोग इस ऐप को डाउनलोड करें और वहां से इलेक्शन रिजल्ट का व्यू करें। पिथौरागढ़ में भी लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए LSM डिग्री कॉलेज सभागार में 68, सुपरवाइजर 72, मतगणना सहायक 80, माइक्रो ऑब्जर्वर को मतगणना का प्रथम गणना प्रक्रिया से संबंधित प्रशिक्षण उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में मास्टर ट्रेनरों द्वारा दिया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन को सुचारू रूप से पूरा बिना त्रुटि के करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसीलिए प्रशिक्षण में बताई जाने वाली सभी जानकारी को भली भांति समझ सके ताकि मतगणना में किसी तरह की गलती की संभावना न रह पाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचकर श्रद्धालुओं की सुविधाओं और यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने यात्रा प्रबंधन से जुड़े विभागों को बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगमता का ध्यान रखने के लिए यात्रा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। इससे यात्रा सुचारू और व्यवस्थित तरीके से चलती रहे और श्रद्धालुओं को बद्रीनाथ धाम में सुगमता से दर्शन होते रहे। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं से बातचीत कर उनसे व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक चारधाम यात्रा के लिए राज्य सरकार लगातार कई काम कर रही है। क्योंकि धामों की एक अपनी बियरिंग कैपेसिटी है, उसी बियरिंग कैपेसिटी के अनुरूप यात्रा चलाई गई और अब यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित है, अच्छी यात्रा हो रही है। मैं सभी तीर्थ यात्रियों से, श्रद्धालुओं से मैं मिला था, सभी ने बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं और भगवान बद्री विशाल की कृपा सब पर है। यात्रा सुचारू रूप से है, अच्छी यात्रा चल रही है और बीच में हमारे जो यहाँ के व्यापारी बंधु हैं, होटल व्यवसायी हैं, उन सब के मध्य से प्रस्ताव आए हैं, उन्होंने मुझे कहा है, तो हम इसका आकलन करेंगे और आकलन करने के बाद जहाँ संख्या बढ़ानी है वहाँ संख्या बढ़ाएंगे। और बद्रीनाथ में चूँकि यहाँ की बियरिंग कैपेसिटी भी है, यहाँ पर होटल के लिए स्थान भी हैं, लोगों को सुविधा रहे, किसी प्रकार की असुविधा न हो, उनकी सुरक्षा रहे, ये है हमारी प्रार्थना। हरिद्वार में चारधाम यात्रा पर आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी है। ऐसा इसलिए कि शनिवार को एक पखवाड़े के बाद फिर पंजीयन प्रक्रिया शुरू हुई। इसकी जानकारी पर यात्रियों में खुशी की लहर छा गई। वहीं तीर्थयात्रियों ने प्रक्रिया की धीमी गति पर निराशा व्यक्त की। चारधाम यात्रा की ऑफलाइन पंजीयन को सरकार ने 15 मई को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से रोक दिया था। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर करीब 70% से ज्यादा क्षेत्र वन आच्छादित है। जंगलों में आग की घटनाएं अक्सर घटती रहती है, जिससे पेड़ पौधों के साथ साथ वन्य जीवों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। इस बार उत्तराखंड में करीब वनाग्नि की 1175 मामले सामने आए, जिसमें करीब 1600 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। आग लगने को लेकर मुख्य संरक्षक वनाग्नि और आपदा प्रबंधन निशांत वर्मा ने कहा कि उत्तराखंड में आग लगने का मुख्य कारण पैरोल के पत्ते और तेज हवाओं का चलना है। उत्तराखंड में जो हमारा फायर सीज़न चल रहा है, तो वर्तमान तक जो हम हर दिन जो है बुलेटिन जारी करते हैं सायंकाल, और उसमें कल तक की जो हम लोग बात करें तो हमारे टोटल जो है 1175 मामले जो है वनाग्नि के हुए हैं, जिसमें लगभग 1600 हेक्टेयर वन क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ है। मुख्य रूप से जो है हम देखते हैं तो हमारा माह अप्रैल के द्वितीय सप्ताह से दूसरे सप्ताह से लेके और 9 तारीख तक जो है मई के ज़्यादा मामले हुए थे क्योंकि उस समय जो है ज़्यादा ड्राई स्पेल चल रहा था, टेम्परेचर्स भी हाई थे और विंड्स भी जो है बहुत तेज़ थी।
रानीखेत अल्मोड़ा के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा के कालू सैयद बाबा के उर्स समारोह में लगे मेले में बड़ा हादसा हो गया। तेज आंधी तूफान की वजह से गिरे पेड़ की चपेट में आने से एक फल व्यवसायी की मौत हो गई। स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया। मेले का अंतिम दिन था। हादसे के बाद मेला बंद कर दिया गया। वहीं पेड़ गिरने से बिजली के तार भी क्षतिग्रस्त हुए, जिससे नगर में विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई। हमारे पास जो मरीजों की संख्या जो यहाँ पे हमारे पास आए, उनमें 10 मरीज जो थे वो उर्स मेले जो यहाँ पे निकट लगा हुआ था, उसमें ऐसा जानकारी मिली कि पेड़ गिरने की वजह से इनको सभी को चोटें आई। और इसमें एक मरीज जो था वो ब्रॉड डेड था, जिनका नाम संजू देवल था, सन ऑफ रामचंद, 50 ईयर में। बाकी जो अन्य हैं, जैसे कुछ हमने रेफर किए, उनमें से रेफर करने में 3 मरीजों को हमने यहाँ से रेफर किया, एक को ऑन रिक्वेस्ट रेफर किया। इधर पूर्व सांसद प्रदीप टमटा गोविंद सिंह मेहरा राजकीय चिकित्सालय रानीखेत में घायलों का हालचाल जानने पहुंचे और उन्होंने मृतक के प्रति शोक जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि मृतक के परिवार को शासन से आर्थिक मदद के प्रयास किए जाएंगे। यहाँ पर हर साल की परंपरा है, मुझे शाम को आना था यहाँ पर, लेकिन बीच में ही दिन में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण सूचना मिली कि एकदम तूफान रानीखेत शहर और उसके आसपास में है, और उसकी वजह से 10-15 मिनट में काफ़ी तबाही, काफ़ी नुकसान भी हुआ। 13 लोगों को बताया जा रहा है कि उससे पीड़ित हुई, एक तो अकाल मृत्यु के भी हो गए हैं, 2-3 को ये हल्द्वानी रिफ़र भी किया गया है। 2-3 लोगों से जो है यहाँ पर मैं रानीखेत क्षेत्र में जो आपदा आई है, जो तूफ़ान आया है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आज रानीखेत और तड़खेत ब्लॉक के गांव में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें आज 13 लोग घायल हो चुके हैं और एक की आकस्मिक मृत्यु भी हो चुकी है, जिसके लिए मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूं। पर उससे ज़्यादा दुख मुझे तब हुआ जब मैं रानीखेत हॉस्पिटल में आया और यहाँ पर पूर्व विधायक रानीखेत और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी द्वारा एक यहाँ पर हाईटेक एम्बुलेंस दी गई थी, जो बीमार लोगों को यहाँ से उपचार के लिए जल्द से जल्द बाहर ले जाया जा सके। पर और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामनगर में शुक्रवार की देर शाम एक चोर द्वारा एक ग्रामीण के घर में घुसकर घर में रखे कुछ लोहे के सामान और बर्तन चोरी कर ले जाए जा रहे थे कि इसी बीच परिजनों ने चोर को देखकर ग्रामीणों की मदद से उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के वरिष्ठ निरीक्षक मनोज नयाल ने बताया कि ग्राम उमेदपुर करणपुर निवासी सर्वजीत सिंह की तहरीर पर पुलिस द्वारा नाजिम को चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई। देखिए, कल सर्वजीत जो उमेदपुर के रहने वाले हैं, उनके घर में कुछ घरेलू सामान की चोरी की थी, उसको पकड़ के थाने लाए थे अपने साथियों के साथ। अभियुक्त नाजिम जो सावलदेव पूर्वी का रहने वाला है, उसने उनके घर में जो घरेलू सामान है, लोहे का और इत्यादि सामान है, उनकी चोरी करती थी, उसको हमारे द्वारा पुनः गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद अभियोग पंजीकृत करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड की फूलों की घाटी अपनी विविधता के लिए मशहूर है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। उत्तराखंड की फूलों की घाटी अपनी विविधता के लिए मशहूर है। इसमें जंगली फूलों की 500 से ज्यादा प्रजातियों का दावा किया जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी चमोली जिले में 87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व शनिवार को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। फूलों की घाटी आज 1 जून से खोल दिया गया है
जो कि 31 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी यहाँ पर आ रहे हैं और वैली का दीदार कर रहे हैं। वैली में विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए हैं। टिपरा ग्लेशियर का मनोरम दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है। साथ ही वैली का भी आनंद प्रकृति प्रेमी ले सकते हैं। घाटी के खुलने से पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यापारियों में खुशी की लहर है। फूलों की घाटी के खुलने से हमें स्थानीय लोगों के लिए काफी उत्साह है, क्योंकि यहाँ पे काफी देश और विदेशी पर्यटक जुलाई और अगस्त माह में काफी आते हैं, क्योंकि इसी कार्य से हम लोग जुड़े हुए। लोकल लोगों के लिए यहाँ पे गाइडिंग के लिए है और कैंपिंग का कार्य है, होटल के लिए व्यवस्थाएं हैं और टूरिस्टों के लिए सब कुछ व्यवस्था हम लोगों की तरफ से पूरा किया जा चुका है। फूलों की घाटी खुलते ही 40 पर्यटकों का ग्रुप ट्रैकिंग के लिए निकल पड़ा। मैं फूलों की घाटी दूसरी बार आ रहा हूँ और इस समय मैं इस बार इसलिए आया था कि मैंने सोचा क्यों ना ओपनिंग के टाइम पे भाई देखा जाए कि यहाँ पे किस प्रकार से फूल खिलते हैं। जब पिछली बार आया था ना, बहुत सारे अलग अलग तरह के फूल दिखे थे और इस बार भी हमको लगता है कि फूल दिखेंगे वहाँ पे जाके। तो ओपनिंग के टाइम बहुत अच्छा लगा। तो मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आइए यहाँ पे, और यहाँ पर 500+ फूल की लिस्ट भी बनी हुई है, तो आप लोग यहाँ पे उनको देख सकते हैं। और जैसा भी सर लोग भी बता रहे थे कि ये मतलब जून से और अक्टूबर तक खुला रहता है। फूलों की घाटी से सबसे करीब शहर गोविंद घाट है। आगंतुकों को घाटी तक पहुंचने के लिए 10 से 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो मानसून में फूलों से ढकी रहती है। 4 जून 2024 को गढ़वाल मंडल के विशौन पर्वत से मां लड़ीधुरा मंदिर आने वाली बाबा विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा की व्यवस्थाओं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मंच के अध्यक्ष नागेंद्र जोशी ने बताया कि 4 जून को बाबा विश्वनाथ की डोली मां लड़ीधुरा मंदिर में आ रही है, जिसके स्वागत के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं जिसको लेकर मंदिर में विशेष तौर पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा भरपूर सहयोग दिया जा रहा है। क्षेत्रवासियों से ज्यादा संख्या में 4 जून को मां लड़ीधुरा मंदिर पहुंचने की अपील है। आज हमने मां लड़ीधुरा मां भगवती के दरबार में सभी लोगों के सहयोग से स्वच्छता का कार्यक्रम करा। 4 तारीख को बाबा विश्वनाथ जगदीश शिला डोली की यहाँ पर कोई यात्रा होनी है। आप लोगों से निवेदन है कि पूरी क्षेत्र की जनता से, सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में 4 जून 2024 को मां लड़ीधुरा में पधारने का कष्ट करें। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने फलों में रंग और इंजेक्शन लगाकर तैयार किए जाने की खबरों को बड़ी गंभीरता से लिया। लुड़की नवीन कृषि मंडी में पहुंची खाद्य सुरक्षा विभाग के डिप्टी कमिश्नर की टीम ने फलों के दर्जनों गोदाम का बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन कहीं पर भी टीम को फलों में रंग या इंजेक्शन लगाने का मामला नजर नहीं आया। मार्केट में इस तरह की अफवाहें फैल रही थी कि फलों में रंग और इंजेक्शन लगाने की व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो कि हमें अभी तक जो है निराधार प्राप्त हुई है। हमने झालापुर मंडी और रुड़की मंडी का सर्वे भी किया और प्रथम दृष्टया जो भी हमने जांच की है, इनिशियली जांच हम जो कर सकते थे हमने की है, उसमें हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि कहीं कलर मिला हो या कोई कलर किया गया हो। लेकिन देखिए, तरबूज में आ रही है, कई सारे फलों में आ रही है, कोई कह रहा है इंजेक्शन लगा, कोई कह रहा है कलर लगाया जा रहा है, कोई कह रहा है कार्बाइड से पकाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इथाइलिन के राइफनर जो है मार्केट में अवेलेबल है और सारी दुकानों पे पेटियों को खोल करके हमने एक एक पेटी खोल के चेक किया हमने, उसमें यही मिला। कार्बाइड की जो संभावनाएं हैं वो नगण्य है और है ही नहीं, कम से कम 0 मान के चलिए। तो किसी ये जो फल पकाने के लिए जो अप्रूव्ड हैं जो अथॉरिटी से, वो एथाइलिन राइफनर है, ये हमारे पास है। हम इसकी भी जांच करवा रहे हैं कि वास्तव में इसके अंदर एथाइलिन राइफनर है या नहीं है, इसको भी हम लैब को जांच के लिए भेज रहे हैं। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना मसूरी पहुंची, जहां पर उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में डिप्टी डायरेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ बाल अधिकार और बाल अधिकारों और जेंडर को लेकर चर्चा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन का उद्देश्य प्रदेश में बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करना है, एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना है जो बच्चों के हित में और अधिक
प्रभावोत्पादक बनाने के लिए सजग प्रहरी और मार्गदर्शक की भूमिका निभा सके, ताकि प्रदेश में बच्चों के लिए सकारात्मक खुशहाल वातावरण का निर्माण हो सके। यह होम हम लोगों ने विजिट करा, जो कि एक तिब्बतियन पॉपुलेशन को केटर करता है, और मैंने बहुत कुछ सुना हुआ था कि यहाँ के बारे में, और इनके एक और स्कूल में मैं गई थी, पर वहाँ पर मुझे बच्चों की संख्या कुछ कम मिली थी। तो मेरे मन में एक चिंतन था कि बाकी के जो तिब्बतियन होम स्कूल्स हैं वो कैसे चल रहे हैं। तो उसी के दृष्टिगोचर मैं यहाँ आई, और बहुत सुंदर बच्चे, यहाँ का स्टाफ, प्रधानाचार्य, मुझे सभी का आचरण भी, उनकी पढ़ाई, उनकी लाइब्रेरी का मैंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, तो जितने संसाधनों में एक सुंदर व्यवस्था बनाई जा सकती है, सफाई बहुत अच्छी है। और आखिर में एक नजर हेडलाइन। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल से बीजेपी उत्साहित, सीएम पुष्कर सिंह धामी का दावा, खुद की झोली में आएगी 5 सीट। लोकसभा की 5 सीटों पर 4 जून को मतगणना, जिला मुख्यालयों पर काउंटिंग की पूरी तैयारी, नतीजों से पहले चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम। चार धाम यात्रा में फिर शुरू हुआ पंजीयन, इंतजार कर रहे तीर्थयात्रियों में छाई खुशी, सिस्टम की धीमी गति पर जताई नाराजगी। पर्यटन नगरी रानीखेत में उर्स मेले में हादसा, तेज हवा और तूफान में पेड़ गिरने से एक व्यापारी की मौत, घायल 9 लोग हायर सेंटर में किए रेफर, मची अफरा तफरी। और उत्तराखंड में आग से 1600 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित, इस बार 1175 मामले आए सामने, पेड़ पौधे और वन्यजीवों को हुआ नुकसान। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।